सुनो भाई, देखो सबसे पहले लास्ट क्लास के अंदर जो मैं तुम्हें करवाया था वो था मेटरलिटी, मतलब की जो तुम्हारे पास है मेटरलिटी प्रिंसिपल। भाई सुनो, मेटरलिटी प्रिंसिपल का मतलब क्या है हमारे पास। मेटरलिटी प्रिंसिपल एक ऐसा प्रिंसिपल होता है जिसके अकॉर्डिंग हमें सारे के सारे मटेरियल फैक्ट को सबको दिखाना होता है, सबको बताना होता है, रिकॉर्ड करना होता है। जैसे मान के चलो, पहले समझो मेरे पास फैक्ट दो टाइप से होते हैं, एक होता है मटेरियल फैक्ट, दूसरा होता है इममटेरियल फैक्ट। ठीक है, मटेरियल फैक्ट का मतलब है ऐसा फैक्ट जिसका इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। दूसरा है मेरे पास इममटेरियल फैक्ट जिसका इफेक्ट नहीं पड़ता। अब तो मैं एक एग्जांपल देता हूं दोनों के। पहले समझो जो तुम्हारे पास मटेरियल फैक्ट है उसका मतलब क्या है। ठीक है भाई, मटेरियल फैक्ट का मतलब हो जाता है, जैसे मान लो हमारे पास क्या है कि हमारी अकाउंटिंग चल रही है, ठीक है। अब अकाउंटिंग चल रही है तो उसमें हमें क्या देख के चलना है कि जैसे मैंने ये बोल दिया कि भाई इस बार जो सेल हुई है ना सारी की सारी हुई है क्रेडिट बेस पे, कैश थोड़ा सा भी नहीं आया, मटेरियल फैक्ट है ये वाला, ठीक है। दूसरा, और भाई जिन जिन लोगों ने हमने जिनको पैसे जो मतलब हमने जिनको बेचा है ना, ठीक है, उन्होंने क्या किया है कि भाई आधे लोगों ने पैसे देने से पूरा मना कर दिया, ये मटेरियल फैक्ट है। अगर इस चीज को छुपाते हैं बहुत बड़ी दिक्कत आएगी। दूसरा पता क्या हुआ, दूसरा ये हुआ कि भाई अब ना लोगों ने क्या, ये मैंने बताया था मटेरियल फैक्ट का एग्जांपल, ठीक है। अब सुनो एक और एग्जांपल बताता हूँ मैं। बोलो कि भाई हमने जिसको अपना सामान बेचा है ना, जिन जिन लोगों को हमने अपना सामान बेचा है, ठीक है, वो सारे के सारे लोग हमसे बहुत ज्यादा खुश हैं, ठीक है, ये मेरे पास मटेरियल फैक्ट है, ठीक है। या फिर वो सारे लोग जिनको हमने अपना सामान बेचा है वो क्या हमसे बहुत ज्यादा दुखी हैं, ठीक है, ये भी क्या हमारे पास मटेरियल फैक्ट है। लेकिन इममटेरियल फैक्ट क्या है, ठीक है। इममटेरियल फैक्ट ये है कि भाई जितने भी लोग हैं ना, ठीक है, जो हमारा सामान खरीदते हैं वो सारे के सारे क्या है कि ये मान के चलो अंग्रेज है, मान लो हमारे इंडिया के अंग्रेज खरीदते हैं, ठीक है, ये मेरे पास इममटेरियल, भाई हमारा सामान बिक रहा है ना, अच्छी बात है। दूसरा इममटेरियल फैक्ट का एग्जांपल क्या है, जितने भी लोग हैं हमारा सामान खरीदने आते हैं वो टी शर्ट पहन के आते हैं, तो ये भी क्या इममटेरियल फैक्ट है। तो भाई देखो ऐसे फैक्ट या फिर ऐसी इंफॉर्मेशन जिसका कोई इफेक्ट ना पड़ता हो उसको बोलते हैं इममटेरियल, और जिसका इफेक्ट पड़ता है उसको ये बोलते हैं मटेरियल, ठीक है। वही बात लिखा है इसका मतलब कि मेटरलिटी प्रिंसिपल ये बोलता है जितने भी मटेरियल फैक्ट है उन सबको हमें बताना होता जरूरी है, ठीक है। सुनो भाई हमारे पास ना इसमें कुछ एग्जांपल लिखा है, कह रहे कि इट शुड बी नोटेड दैट देखो कह रहे इट शुड बी नोटेड दैट एन आइटम मटेरियल फॉर वन एंटरप्राइजेज मे नॉट बी मटेरियल फॉर अनदर एंटरप्राइजेज। देखो भाई दूसरी चीज और कह रहा है, ठीक है। देखो एक तो पहले मटेरियल फैक्ट के बारे में मैंने बता दिया, ठीक है। दूसरा कह रहा है कि जो चीज हमारे लिए मटेरियल हो सकती है वो दूसरे के मटेरियल ना हो। कोई सा आइटम जो हमारे लिए मटेरियल हो सकती है वो किसी और के लिए ना हो। जैसे मान लो कोई चीज है, कोई वस्तु है जो हमारे लिए मटेरियल हो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो, ठीक है, वो दूसरों के लिए ना हो। ऐसा हो सकता है जैसे मान के चलो कबाड़े वाला है, ठीक है, हमारे लिए 1 किलो रद्दी क्या कुछ नहीं है, ठीक है। अगर मान लो कोई स्टूडेंट है उसके पास 1 किलो रद्दी रखी हुई है, ठीक है, ऐसे पेज वेज रखे हुए, उसके लिए कुछ नहीं है वो, ठीक है। लेकिन कबाड़े वाले के लिए है, कबाड़े वाले के लिए उसके लिए मटेरियल है वो, ठीक है, इंपॉर्टेंट है वो, ठीक है। भाई मटेरियल ध्यान रखो इंपॉर्टेंट, और जो इममटेरियल है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। सुनो अगली चीज और समझो, मैंने एक चीज और बता दी, जैसे मैं अगला बोल दूं कि मटेरियल फैक्ट का और एग्जाम्पल क्या ले सकता हूं मैं, वही जो 1 किलो की जो रद्दी है जो उसको रिसाइकल करता है भाई उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है वो, बात समझ आ रही है। तो ये सारी बातें आती है। अब दूसरी चीज भाई मेरे पास नेक्स्ट है, इसमें कह रहा है कि एन आइटम of expenses of rupees 50,000 is a material for an enterprises having turnover rupees 100 करोड़। भाई एक कोई मेरे पास क्या है कि एक कोई एंटरप्राइज है, एक कोई कंपनी है जिसका टर्नओवर 100 करोड़ है, ठीक है, उसके लिए 50,000 का खर्चा क्या है, ये मान लो इममटेरियल है, ऐसे ही होगा ना। अब मैं ये मान के चलो बोल दूं कि मेरी जितनी इनकम है, ठीक है, अगर मैं बोल दूं कि मैं महीने के 5,000 उड़ा रहा हूँ, ठीक है, मेरे लिए क्या इममटेरियल है। लेकिन अब मैं बोल दूं कि मैं 1 लाख उड़ा रहा हूँ, ये मेरे लिए मटेरियल है, ठीक। दूसरी चीज, अब जैसे मान के चलो कि अंबानी है, अंबानी की इनकम तो भाई पता ही कैसी है, ठीक है, उसके बेटे ने 10 रुपए की लॉलीपॉप खा ली, ठीक। तो अब ये क्या उसके लिए मटेरियल है, इममटेरियल है, इममटेरियल होगा, ठीक है। कोई भी क्या है कि भाई हमारे पास इम्पैक्ट तो कोई पड़ नहीं रहा, ठीक है। सुनो उसके बाद ना अगला है मेरे पास पता कि कंजर्वेशन या फिर प्रूडेंस प्रिंसिपल जिसको बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलता है भाई प्रिंसिपल हमसे, ये कह रहे कि अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल प्रॉफिट in anticipation should not be recorded but loss in anticipation should immediately be recorded। भाई देखो जो मेरे पास कंजर्वेशन है, ठीक है भाई, देखो कंजर्वेशन प्रिंसिपल या फिर प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेटिज्म क्या बोलते हैं,
प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन या फिर प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेटिज्म, ये बोलता है कि एंटिसिपेट फ्यूचर लॉसेस बट डू नॉट एंटिसिपेट फ्यूचर प्रॉफिट। मतलब कि सिंपल सी बात क्या है कि अगर फ्यूचर में होने वाला कोई सा भी मेरे पास लॉस है उसको पहले से मान के चलो, लेकिन होने वाला कोई प्रॉफिट है उसको मान के मत चलो। ठीक, जैसे मान के चलो कि मैंने ऐसा बोला 1 लाख का मैंने सामान बेचा है, अब ना जिसको मैंने सामान बेचा है ना उसकी दुश्मनी है मेरे से, हम सोच रहे हैं भाई पैसे डूबने वाले हैं, तो मान के चलो उसका प्रोविजन पहले ही बना लो कि 1 लाख रुपए डूब जाएंगे। लेकिन अब क्या है कि मैंने बहुत अमीर आदमी को बेचा सामान, तो हमने ना ये सोच लिया कि 1 लाख का सामान बेचा ना, कम से कम 1,20,000 तो देगा ही देगा, ये टिप तो देगा ही देगा थोड़ी सी, ठीक है, एक्स्ट्रा पैसे देगा। लेकिन हम उसको एंटिसिपेट नहीं कर सकते। मैंने क्या बताया, एंटिसिपेट फ्यूचर लॉसेस बट डू नॉट एंटिसिपेट फ्यूचर प्रॉफिट। ये हमारा कौन सा प्रिंसिपल बोलता है, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन बोलता है। ठीक है, इसको कंजर्वेटिज्म भी बोला जाता है। ठीक है, तो जिसको प्रूडेंस प्रिंसिपल भी बोलते हैं। भाई प्रूडेंस प्रिंसिपल क्या बोलता है कि अगर फ्यूचर में होने वाला कोई लॉस है, ठीक है, उसको पहले से ही मान लो, एंटिसिपेट कर लो तुरंत। लेकिन अगर कोई फ्यूचर में होने वाला प्रॉफिट है उसको एंटिसिपेट मत करो, मतलब कि मान लो ख्याल ही पकाओ मत पकाओ प्रॉफिट के बारे में। ये सिंपल सी बात ध्यान करके चलो। ठीक है, ये बात समझ में आ गई? हाँ ना, ठीक है, सुनो। उसके बाद भाई अगला सुनो, मैं इसमें ना कुछ जो इसके कुछ एग्जाम्पल हैं। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है कि वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक एट कॉस्ट और रियलाइजेबल वैल्यू विच एवर इज लोअर। भाई सुनो, अगला क्या बोलता है, भाई अगर ना मेरे पास एक स्टॉक पड़ा हुआ है सुनो, मेरे पास क्या है कि स्टॉक पड़ा है, ठीक है, मतलब कि मान लो मेरी ना बुक सेलिंग की फैक्ट्री है। ठीक है, अब क्या है कि वो जो मेरी बुक सेलिंग की फैक्ट्री है, मैं यही सोच के चल रहा हूँ ना कि भाई आगे ना, अभी मान लो जीएसटी आई नहीं है, मैंने क्या माना, जीएसटी भी आई नहीं है, लेकिन मैंने जीएसटी की बुक को पहले से प्रिंट कर लिया है। अगर जीएसटी की बुक को मैं पहले से ही प्रिंट कर लूंगा, मैंने पता क्या सोचा, भाई अब बिकेगी मेरी बुक अच्छे दाम में, मैं सोच रहा हूँ पहले 100 की बिकती थी, अब बिकेगी 200 रुपए की। मान सकता हूँ नहीं मान सकता इसको? नहीं मान सकता। क्यों? क्योंकि डू नॉट एंटिसिपेट फ्यूचर। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है? उसके बाद अगली समझो, हमारे पास जो हमारे पास ये प्रिंसिपल है प्रूडेंस प्रिंसिपल, ये एक बात और बोलता है, वो ये बोलता है कि अगर हमें अपने स्टॉक की वैल्यूएशन करनी है, क्या करना है, अगर हमें अपने स्टॉक की वैल्यूएशन करनी है तो उस टाइम हमें क्या बात ध्यान रख के चलनी है कि मार्केट प्राइस और कॉस्ट प्राइस विच एवर इज लोअर। क्या ध्यान रख रहे हैं? मार्केट प्राइस और कॉस्ट प्राइस विच एवर इज लोअर। ठीक है, सिंपल सी बात हमारे पास क्या है कि अगर हम किसी भी स्टॉक की वैल्यूएशन करते हैं, एक मेरे पास मार्केट प्राइस दे रखा होगा, दूसरा कॉस्ट प्राइस दे रखा होगा, तो हमें क्या ध्यान रख के चलना है, विच एवर इज लोअर, दोनों में से जो कम होगा वो लेके चलेंगे। ये बात है क्लियर है? एक मार्केट प्राइस, दूसरा कॉस्ट प्राइस, जो कम होगी उसको लेके चलते हैं। भाई देखो, अगर हम इन चीज को लेके नहीं चलते हैं ना, तो प्रिंसिपल जो है ना अकाउंटिंग के, वो बुरा मान जाते हैं थोड़ा सा, और अगर अकाउंटिंग के प्रिंसिपल बुरा मान गए तो जो इनकम टैक्स वाले हैं वो बुरा मान जाएंगे। ठीक है, फिर जो कंपनी का मालिक होगा वो बुरा मान जाएगा, तुम्हारी कंपनी बंद हो जाएगी, ऐसा होता है। ठीक है, तो सुनो, हमारे पास क्या है कि जो कंजर्वेशन या फिर प्रूडेंस प्रिंसिपल है, इसके बारे में पता लग गया। उसके बाद देखो इसकी ना अगली बात समझो। दूसरा कह रहा है कि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट एंड प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर इज मेड। सुनो भाई, सिंपल सी बात का ध्यान रख के चलनी है कि अगर हम अकाउंटिंग कर रहे हैं, मैंने क्या बोला, अगर जिन 100 जनों को मैंने सामान बेचा है अपना, ठीक है, वो मतलब कि जिस मान लो किसी ऐसे जने को मैंने सामान बेचा जो मेरा दुश्मन है, मैं क्या सोचूंगा, भाई अब पैसे नहीं देगा, ये सोचूंगा ना। तो मैंने क्या बोला, जो एंटिसिपेट फ्यूचर लॉसेस, अगर फ्यूचर में कोई लॉस होने वाला है उसको पहले एंटिसिपेट कर लो, पहले ही मान लो। ठीक है, तो जो अगर मैं पहले ही जो मेरे पास लॉस होने वाला है उसको पहले से एंटिसिपेट करूंगा तो क्या बनाऊंगा, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट, ऐसे ही होगा, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट बन जाता है। देखो, कोई डेटर है, अगर वो पैसा नहीं देने वाला है तो उसके लिए क्या बनता है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट बनता है। दूसरी बात, हम सबको पता है कि ऐसा होता है कि अगर भाई हमारे पास कोई सी भी ऐसी बात पड़ती है, देखो जैसे मान लो हम लगाते हैं डेप्रीसिएशन, अगर हम डेप्रीसिएशन लगा रहे हैं, हमें क्या समझना है उसके अंदर, अगर डेप्रीसिएशन लगाते हैं हम एक प्रोविजन बनाते हैं, प्रोविजन का नाम क्या होता है, प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन अकाउंट, ये वाला प्रोविजन बनता है। फिर सुनो भाई, अगला मेरे पास है 7th पॉइंट है कॉस्ट कंसेप्ट। देखो कॉस्ट कंसेप्ट क्या बोल रहा है, कॉस्ट कंसेप्ट जो हमारे पास ये बोल रहा है, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, इस प्रिंसिपल के हिसाब से एन असेट्स इज रिकॉर्डेड इन द बुक ऑफ अकाउंट्स
एट इट्स ओरिजिनल कॉस्ट, कंप्राइजिंग कॉस्ट और एक्विजिशन कॉस्ट एंड ऑल एक्सपेंडिचर इनकर्ड फॉर मेकिंग द असेट रेडी टू यूज। सबको एक बात पता होगी, मैंने बताया था कि जब हम डेप्रीसिएशन वाला चैप्टर पढ़ रहे थे उस टाइम मैं तुम्हें क्या बात बताई थी, अगर मैंने कोई मशीन खरीदी 1 लाख की, ये बात समझ आ रही है, मैंने मशीन खरीदी 1 लाख की, उस पर इंश्योरेंस चार्ज आया 20,000 रुपये, तो वो जितनी भी इस पर कॉस्ट लगी सारी ऐड कर देते हैं, ऐसे ही तो होता है। सुनो क्या लिखा है इसमें कॉस्ट कंसेप्ट के अंदर, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल एंड असेट्स इज रिकॉर्डेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट। एक जो असेट्स है उसको बुक्स ऑफ अकाउंट में कैसे रिकॉर्ड करते हैं, एट इट्स ओरिजिनल कॉस्ट, किस पे करते हैं, जो उसकी ओरिजिनल कॉस्ट होती है, कंप्राइजिंग कॉस्ट ऑफ, और किस किस चीज की कॉस्ट को कंप्राइज करते हैं, उसको मिक्स करते हैं, एक्विजिशन एंड ऑल एक्सपेंडिचर इनकर्ड फॉर मेकिंग द असेट रेडी टू यूज। वो सारे के सारे खर्चे हम उसी के अंदर ऐड कर देते हैं जो उस मशीन के ऊपर खर्च हुए, किस कब तक, जब तक वो रेडी टू यूज ना हो जाए। ठीक है, जैसे मान लो तुमने क्या है कि एक ना एयर कंडीशनर खरीदा, एयर कंडीशन मतलब खरीदा, ठीक है, मान लो एसी तुमने खरीदी, तो अब क्या है स्टार्टिंग में तुम लेके आए उसको, तो पहले उसको खरीदने का खर्चा, पहले मान लो 2 लाख का एयर कंडीशन तुम्हारा पड़ा। अब उसमें हुआ ऐसा कि पहले ट्रांसपोर्ट, वो तुम्हारे घर तक छोड़ के गया, उसने 200 रुपये ले लिए पहले, उसके बाद नेक्स्ट तुमने बुलाया जो उसका इंजीनियर होता है, जो उसका इंजीनियर फ्री में करके जाएगा, पैसा लेगा, तो वो उसे लगा के गया, उसके बाद उसने बोला भाई इसमें वायरिंग थोड़ी अच्छी क्वालिटी की लगेगी, मान लो 5,000 की वायरिंग हो गई, वायरिंग जो भी करना था उसको, उसने 5,000 रुपये उसके ले लिए, तो ये सारा का सारा टोटल कॉस्ट का लगाएंगे हम उसी कॉस्ट के अंदर, मतलब कि जो हमारे पास मशीन है, ठीक है, उसी के अंदर सारा ऐड हो जाएगा ना, तो यही हमारा कॉस्ट प्रिंसिपल बोलता है। बात समझ आ रही है। उसके बाद देखो क्या लिखा है, दिस कॉस्ट बिकम द बेसिस ऑफ ऑल सब्सिक्वेंट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शंस फॉर द असेट्स। ये जितने भी कॉस्ट है ना, जितने भी कॉस्ट अलग अलग से हुए, ये सारे के सारे क्या है कि उसी मशीन के कॉस्ट में ऐड हो जाए। जैसे जब मैं तुम्हें जर्नल एंट्री करवाई थी, याद है, तो उस टाइम क्या था कि मैंने पहले मशीन अकाउंट डेबिट किया टू बैंक अकाउंट, 1 लाख की मशीन खरीदी, मशीन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। उसके बाद अगली एंट्री इंस्टॉलेशन चार्ज में क्या किया था, मैंने इंस्टॉलेशन चार्ज अकाउंट डेबिट नहीं किया था, मैंने मशीन अकाउंट डेबिट टू जो मेरे पास बैंक या कैश अकाउंट, इस तरीके से था। अगर ये वाली बात किसी को याद नहीं आ रही तो दूसरी बात पक्का याद आएगी, जैसे ही मैं मशीनरी अकाउंट बनाता था उसमें 1 लाख और नीचे ब्रैकेट में देखो लिखा ना टू बैंक अकाउंट, नीचे 1 लाख और प्लस में 10,000 लिखता था मैं, 1 लाख और प्लस में 10,000। तो उससे क्या होता था, हम क्या समझेंगे उससे, 1 लाख और प्लस 10,000 करें, मतलब कि जो भी कॉस्ट है सारा का सारा हम उसी के अंदर ऐड कर देते हैं। तो वही है, कह रहे कि दिस कॉस्ट बिकम द बेसिस ऑफ ऑल सब्सिक्वेंट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शंस फॉर द असेट्स, सिंस द एक्विजिशन कॉस्ट रिलेटेड टू पास्ट। कह रहे कि देखो उसके बाद इट इज रिफर्ड टू एन हिस्टोरिकल कॉस्ट। देखो अब हमें पता रहना चाहिए हिस्टोरिकल कॉस्ट के बारे में। हिस्टोरिकल कॉस्ट क्या होती है, असेट्स को परचेज करने में जो भी कॉस्ट लगी है उसे बोलेंगे हिस्टोरिकल कॉस्ट। कोई दिक्कत तो नहीं है, असेट्स को परचेज करने में जो हमारी कॉस्ट लगी है उसे क्या बोलेंगे, हिस्टोरिकल। मतलब कि जितना खर्चा हुआ ना स्टार्टिंग यूज करने से पहले जितना भी खर्चा हुआ है, जैसे मान लो कि हम 1 तारीख को यूज करने वाले हैं, उससे पहले बहुत सारा खर्चा हुआ है उस मशीन को इस तरीके से तैयार करने में कि उसके ऊपर वो रेडी हो जाए, ठीक है। तो तब तक जितना खर्चा है सारा का सारा हम उसे क्या बोलेंगे, हिस्टोरिकल कॉस्ट बोलेंगे। तो हिस्टोरिकल कॉस्ट के बारे में पता है पूरा। उसके बाद एग्जांपल कह रहे हैं कि मशीनरी परचेज फॉर 1 लाख इन कैश एंड 20,000 वाज स्पेंड ऑन इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी, देन 1,70,000 will be recorded as a cost of machine in books of depreciation will be charged on this cost। ये बात तो पता लग रही होगी। जो मैंने इसमें क्या पढ़ा कि 1,50,000 की मशीनरी खरीदी है, 20,000 रुपये उस पर इंस्टॉलेशन चार्ज लगाए, तो इंस्टॉलेशन चार्ज उसी में ऐड हो जाएगा। और मशीनरी किस पे, जो मेरे पास डेप्रीसिएशन है वो किसके ऊपर चार्ज होगा, 1,70,000 पे। बस में आ रही है। टोटल था मेरे पास 1,50,000, जो मैंने मशीन खरीदी है वो थी 1,50,000 की, 20,000 रुपये उसकी है इंस्टॉलेशन कॉस्ट। तो मैंने क्या किया, जो इंस्टॉलेशन कॉस्ट है उसको मैंने उसमें ऐड कर दिया। टोटल अब जो मेरे पास डेप्रीसिएशन है वो किस पे लगेगा, 1,70,000 पे। ये बात समझ में आ रही है। तो जो भी इस पे अलग से एक्सपेंस हुआ है उन सबको ऐड कर दिया। भाई देखो अगर ना मैं तुम्हें ये सारी थ्योरी पहले पढ़ाता ना, तुम बोलते भैया क्या क्या पढ़ा दिया, सर के ऊपर से पक्का बाउंस मार दी। ठीक है, पहले मैं तुम्हें चैप्टर करवाए, ठीक है,
चैप्टर में तुम्हें पता लग गया भाई ये बातें होती हैं। अभी तुम्हें डेप्रिसिएशन का मतलब पता लग रहा है, इंस्टॉलेशन चार्ज का मतलब पता लग रहा है, वरना इसी टॉपिक को कराने में कम से कम मान लो आधा घंटा लगता है। इस पैरा को कराने में, जो भी पैरा चल रहा है, ठीक है, इसी पैरा को कराने में कम से कम आधा घंटा लगता है। तुम्हें समझाता डेप्रिसिएशन ये होता है वो होता है, फिर तुम भूलते अरे भैया ये भूल गए वो भूल गए, ठीक है। तो ये सारी बात। अभी तुम्हें पहले हिस्टोरिकल कॉस्ट के बारे में पता लग गया, जो उसकी स्टार्टिंग की टोटल कॉस्ट होती है उसको हिस्टोरिकल कॉस्ट बोलते हैं, ठीक है। तो उसके बाद कह रहे कि इफ मार्केट वैल्यू ऑफ मशीनरी ड्यू टू इन्फ्लेशन हैज गॉन अप टू 2 लाख देन द इंक्रीज्ड वैल्यू विल नॉट बी रिकॉर्डेड। सुनो, अगर ऐसा हो गया कि भाई 1,50,000 की हमने मशीनरी खरीदी, अब क्या महंगाई आ गई बहुत तगड़ी वाली, ठीक है, तो मशीन की वैल्यू बढ़ जाएगी। 1.5 लाख की मशीन कितने की हो गई भाई, 2 लाख की हो गई। तो बताओ दोनों में से कौन सा रिकॉर्ड होगा। मैंने बताया था हमारे पास जो प्रूडेंस प्रिंसिपल है वो क्या बोलता है कि मार्केट प्राइस और कॉस्ट प्राइस विच एवर इज लोअर, दोनों में से जो कम होगा वो रिकॉर्ड होगा। बात समझ में आ रही है। तो देखो इसके आगे क्या बोल रहा है, कह रहे कि दिस कॉस्ट इज सिस्टमैटिकली रिड्यूस फ्रॉम ईयर आफ्टर ईयर बाय चार्जिंग डेप्रिसिएशन एंड द असेट्स आर शोन इन द बैलेंस शीट एट बुक वैल्यू कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन। भाई जो हमारे पास जो हमारी जो मशीनरी अकाउंट है बैलेंस शीट होगी, उसके अंदर हम कैसे शो करते हैं भाई, सिंपल ध्यान रखना, बैलेंस शीट के अंदर जो भी हम असेट्स की वैल्यू को शो करते हैं ना, वो हम उसकी हिस्टोरिकल कॉस्ट को नहीं लिखते। भाई अब पता लगा हिस्टोरिकल कॉस्ट कैसे बोलते हैं, परचेसिंग प्राइस प्लस इंस्टॉलेशन चार्ज टोटल जितना हुआ है, मतलब कि यूज करने से पहले जितना टोटल उस मशीन पे खर्चा हुआ है वो सारा का सारा, ठीक है। अब सुनो, हिस्टोरिकल कॉस्ट पे रिकॉर्ड नहीं करेंगे, हम किस पे करेंगे, पहले हिस्टोरिकल कॉस्ट लेंगे, उसमें से जितना भी डेप्रिसिएशन है पहले उसको माइनस कर देंगे, माइनस करने के बाद जो हमारे पास अमाउंट बचता है उसको क्या लिखते हैं, बैलेंस शीट के अंदर लिखते हैं। कोई दिक्कत तो नहीं इसके अंदर। सुनो फिर अगला कह रहा है कि भाई मैचिंग प्रिंसिपल, भाई ये थोड़ा मजेदार है, ठीक है। अब सुनो थोड़ा इसको सुन लेना, मस्त है वाला। पिछली बात पहले पता लग गई भाई, थोड़ा पढ़ोगे ना तो तुम्हें थ्योरी पता लग जाएगी, तो तुम्हें ये मान लो कि चलो कि पढ़ने में मजा आएगा, हाँ ठीक है भाई ये चीज़ है, तुम्हारे एग्जाम में आगे तो और मजा आ जाएगा। और तुम किसी ने तुमसे पूछ लिया, तुम्हारे सर ने मैम ने, ठीक है, अड़ोसी पड़ोसी किसी ने पूछ लिया, तुमने बता दिया, फिर और मजा आएगा, ठीक है। तो थोड़ा याद कर लेना, फायदे में रहते हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है। देखो मैंने अपने टाइम पर याद किया था, मेरे बल्ले बल्ले थे, ठीक है, तुम याद कर लो अभी अपने टाइम पे, तुम्हारे बल्ले बल्ले हो जाएंगे आराम से। भाई देखो होता ऐसा है कि अगर कोई अकाउंट्स का भिड़ गया ना, वो पूछेगा पक्का सबसे पहली बात ध्यान रखना, पता क्या पूछता है, वो पूछेगा तुमसे जर्नल एंट्री। जैसे मान लो मैथ्स के जो बच्चे होते हैं छोटे मोटे, उनसे क्या पूछते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर बता, ए पूछते हैं ना, ठीक है। बताइए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, वो जिसको याद हो वो बोल देगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ऐसे कैसे बोल देगा। तुमसे पता है जर्नल एंट्री पूछी जाती है, जो अकाउंट्स के बच्चे होते हैं उनसे पूछी जाती है जर्नल एंट्री। बता भाई इस बात की जर्नल एंट्री क्या होगी, जो हमें नहीं पता, अब क्या पढ़ रहा है अकाउंट्स में, ये ऐसी बातें होती है, ठीक है। तो सुनो हम करते हैं मैचिंग प्रिंसिपल। कह रहे कि अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल ऑल एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय एन एंटरप्राइजेस ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग पीरियड आर मैच विद द रेवेन्यू रिकॉग्नाइज्ड ड्यूरिंग द सेम पीरियड। अब सुनो मैचिंग प्रिंसिपल क्या बोलता है, मैचिंग प्रिंसिपल ये बोलता है कि अगर एक साल है 1 अप्रैल 2018 टू 31 मार्च 2019, ठीक है, मान लो एक कोई साल चल रहा है, 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक का एक साल चला, ठीक है, उसमें जितने भी खर्चे हुए हैं वो सारे के सारे रिलेटेड होने चाहिए किससे, उस साल के इनकम से। जैसे मान के चलो मैं तो बताता हूँ, हमने सेल किया, ठीक है, तो सेल में जितने भी खर्चे वगैरह हैं वो सारे के सारे क्या है कि खर्चे से मैच करने चाहिए, ये नहीं कि तुमने कहीं और उड़ा दिए पैसे। जैसे मान लो कि कोई सेल अगर करेगा ना तो उसमें क्या खर्चा आ सकता है, ट्रांसपोर्ट का आ सकता है, एडवर्टाइजमेंट का आ सकता है, और मान लो सेल्स मैनेजर है उसका आ सकता है, सेल्स बॉय है उसका खर्चा आ सकता है, ऐसा होता है ना। उसके बाद मान लो कि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट के अंदर क्या आएगा भाई, यहाँ से पैसे मतलब कि यहाँ से सामान लेके कहीं और जाके बेचने में खर्चा आता है, ऐसा होता है ना, ठीक है। दूसरा है टी कॉफी का चार्ज जो होता है वो अलग होता है, ठीक है, पेट्रोल का खर्चा, ये सारे क्या है जो ट्रांसपोर्टेशन है ना उसी के अंदर ऐड हो जाएगा। तो ये सारे खर्चे किससे मैच कर रहे हैं, सेल से मैच कर रहे हैं ना। अब एक बंदे ने बीच में ये मान के चलो कि बियर पी ली, बियर छोड़ो कोल्ड ड्रिंक पी ली, ठीक है, तो जैसे कोल्ड ड्रिंक भी चलती है, गर्मी है बहुत ज़्यादा, ठीक है, सुनो बियर को लेके चलते हैं, ठीक है। मान लो किसी एक ने क्या है कि यहाँ पे बियर पी ली, वाइन पी ली, कुछ पी ली, ठीक है, तो भाई अगर मान लो उसने इन सब चीज़ का कंज्यूम किया है तो अब क्या होगा इस टाइम कि भाई अगर इन सब चीज़ों का कंजम्पशन मान लो अगर वो कर रहा है, सिंपल सी बात था, क्या देखना है कि वो बोलेगा भाई तू मुझे बता, तू बेचने गया है, बियर की क्या जरूरत पड़ी इसके बीच में, तू कोल्ड ड्रिंक पी लेता,
बोल नहीं हम तो यही पीते हैं, ठीक है। तो भाई पहले तो उसको खींच के लगाया जाएगा, वैसे इस चीज़ को रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा वहाँ पे, ठीक है, कि हाँ भाई एम्प्लॉय ने बीच में बियर पी ली, इन चीज़ को रिकॉर्ड नहीं किया जाता, ठीक। सुनो फिर यहाँ पे हमारे पास क्या है कि देखो उसका क्या कह रहा है कि द मैचिंग प्रिंसिपल फैसिलिटेट टू ascertain द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस इनकर्ड इन अ पर्टिकुलर पीरियड बाय डिडक्टिंग related expense from the revenue recognized during that period। देखो सिंपल सा क्या कह रहा है, कह रहा है कि द मैचिंग प्रिंसिपल फैसिलिटेट टू ascertain, भाई हमें एक ऐसी फैसिलिटी प्रोवाइड कर देता है ताकि हम ascertain कर पाए प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। क्यों? इस साल का जितना भी मेरे पास इस साल की जितनी इनकम हुई है वो, और जो पिछले मतलब कि इस साल की जितनी इनकम हुई है वो, और इस साल का जितना खर्चा हुआ है वो, अगर मैं इनकम में से खर्चे को माइनस कर दूं मुझे प्रॉफिट लॉस पता लग जाएगा आराम से। अगर इस साल की जितनी मेरे पास इनकम हुई है, अगर उसमें से मैं सारे के सारे जितने भी एक्सपेंसेस हैं उसको माइनस कर दूं, मेरे पास क्या पता लगेगा, प्रॉफिट या लॉस, ये बात पता लग जाएगी। अब सुनो, लेकिन अगर मैं ऐसा कर दूं पिछले साल का थोड़ा प्रॉफिट पड़ा हुआ मैं उसको भी इसी में जोड़ दूं, उसके बाद सारा खर्चा माइनस करूं, ये बात पता लगेगी। ये बात तो गलत हो गई भाई, पिछले साल का प्रॉफिट तुमने लिया है। तो मैचिंग प्रिंसिपल क्या बोलता है, मैचिंग प्रिंसिपल ये बोलता है कि भाई तुम्हें इसी साल का जो जितने भी एक्सपेंस हुए हैं और जिस साल की जितनी इनकम हुई है उन सब में से जो उनका डिफरेंस है वही प्रॉफिट और लॉस तय करता है, ठीक है। कुछ बातें हैं इसकी वो देख लो। सुनो, द फॉलोइंग ट्रीटमेंट ऑफ एक्सपेंसेस एंड रेवेन्यू आर डन ड्यू टू मैचिंग प्रिंसिपल। भाई हमारे पास मैचिंग प्रिंसिपल है जिसके चक्कर में हम नीचे कुछ जो ट्रांसैक्शन है उसको कर पाते हैं। पहला मेरे पास है असरटेनमेंट ऑफ प्रीपेड एक्सपेंस। भाई सुनो, हमें कैसा पता लगता है कि प्रीपेड एक्सपेंस है। देखो दो एक्सपेंस होते हैं, एक होता है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, दूसरा होता है प्रीपेड। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का मतलब क्या होता है, पिछले साल का बकाया खर्चा। जैसे मैं मान के चलो बोल दूं कि मेरे साल का रेंट मान लो 50,000 गया, ठीक है, मैंने बोला कि पिछले 1000 जो है ना मैं उसको सिर्फ 45,000 रुपये दे पाया था, तो पिछले साल का आउटस्टैंडिंग अमाउंट जो मेरे पास है रेंट का कितना हो गया, 5,000। तो आउटस्टैंडिंग खर्चा कितना आ गया, 5,000। तो जो आउटस्टैंडिंग खर्चा मेरे पास पिछले साल का कितना है, 5,000 है। उस 5,000 को आगे लेके आया मैं, इसको बोल देंगे आउटस्टैंडिंग। मुझे कैसे पता लगेगा भाई आउटस्टैंडिंग है, पिछले साल का है, मुझे कैसे पता लगेगा, ड्यू टू मैचिंग प्रिंसिपल। भाई मैचिंग प्रिंसिपल अगर नहीं होता हमें पता नहीं लग पाता कि भाई पिछले साल का कितना है या फिर मैंने अगले महीने के लिए कितने रुपए एडवांस में पे कर दिए, ठीक है। अब देखो पहला क्या मेरे पास असरटेनमेंट ऑफ प्रीपेड एक्सपेंस, ठीक है। हम ना प्रीपेड एक्सपेंस को पहचान पाते हैं कि भाई हम अगले महीने का पे कर रहे हैं। जैसे मान लो मेरे साल का खर्चा जो है, ठीक है, वो कितना है, 50,000 है, ठीक है। जो मेरे साल का खर्चा वो कितना है, 50,000 है। मैंने क्या किया भाई, 55,000 रुपये पे कर दिए। मैंने क्या किया, 55,000 रुपये पे कर दिए। तो ये जो मैंने 55,000 पे किए, मैं क्या सोचूंगा, या तो ये आउटस्टैंडिंग वाला पे कर रहा हूं मैं या फिर प्रीपेड वाला पे कर रहा हूं। मैं पहले देखूंगा कि आउटस्टैंडिंग या प्रीपेड है या नहीं है, ठीक है। मैं क्या देखूंगा, आउटस्टैंडिंग या प्रीपेड वो है या नहीं है। अगर मुझे पता लगता है कि हाँ भाई ठीक है, मेरे अकाउंट में लिखा हुआ है कि आउटस्टैंडिंग रेंट का अमाउंट 5,000 है, आउटस्टैंडिंग रेंट का अमाउंट कितना है, 5,000 है। फिर मैंने देखा अच्छा ठीक है कि आउटस्टैंडिंग मेरा चला गया है, और कैसे पता लगा, ड्यू टू मैचिंग प्रिंसिपल, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट की बात करता हूं कि ऐसा हुआ मैंने 50,000 के बदले 60,000 पे कर दिया, ठीक है। तो अब क्या सोचूंगा, अच्छा भाई 5,000 पिछले महीने का था, मतलब पिछले साल का था, और 5,000 मैंने एडवांस में पे कर दिए। ये भी कैसे पता लगता है, ड्यू टू मैचिंग प्रिंसिपल। नेक्स्ट मेरे पास कह रहा है असरटेनमेंट ऑफ इनकम रिसीव इन एडवांस, ठीक है। हम पता लगा पाते हैं कि इनकम एडवांस में रिसीव हुई है, क्यों हुई है, कहाँ से हुई है, कैसे हुई है। अब सुनो, जैसे मान लो कि मैंने क्या है कि अपने 2 फ्लैट लगा रखे रेंट पे, उस टाइम क्या होगा, मुझे पता है वहां से जो मेरे इनकम आती है वो 60,000 रुपये आती है। अब पता है उन फ्लैट वालों ने इस बार क्या है कि मेरे को 70,000 रुपये दे दिए। कितने दिए, 70,000 रुपये। मुझे कैसे पता लगेगा भाई पैसे कहाँ से आए, ठीक है, एडवांस क्यों दिए उसने, मुझे पता नहीं भाई उसने एडवांस दिए क्यों, पहले मैंने रिकॉर्ड कर रखा होगा उसका, हर महीने 60,000 आते हैं, ठीक। तो अगर उसने मुझे 70,000 रुपये दे दिए, ठीक है, मैं क्या समझूंगा, अगर 70,000 रुपये उसने मुझे दिए, मुझे ये पता लगेगा ना कि हाँ भाई ठीक है 70,000 रुपये आए हैं। तो 70,000 से क्या पता लग रहा है कि ठीक है उसने एडवांस पेमेंट कर दी है, यही तो है। तो दूसरा पॉइंट ये असरटेनमेंट ऑफ इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। अगला तीसरा मेरे पास कह रहे हैं अकाउंटिंग ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। इस साल मैंने देखा कि भाई मैं ना हर साल जो है 50, ये मान लो कि 50,000 ये मान लो कॉपियाँ बनाता हूँ, ठीक है। मैंने क्या उसको बेचा, ठीक। तो मुझे पता था पिछले महीने के ना कुछ कॉपियाँ पड़ी हुई है, तो पिछले साल का क्लोजिंग स्टॉक हुआ वो
ठीक है। फिर देखूंगा इस साल कितना बच गया, इस साल कितना बच गया। अच्छा हमारे पास ना कुछ कुछ मेथड होते हैं, देखो पहले इसको समझा दूं फिर आगे बताऊंगा। पिछले साल का क्लोजिंग स्टॉक था, मुझे पता होगा कि हाँ भाई पिछले साल का स्टॉक इतना है, ठीक है। मान लो पिछले साल की मेरे पास 100 कॉपियां पड़ी है, इस साल जो मैंने बनाई 50,000 कॉपियां बनाई, ठीक है। इस साल के जो लास्ट में बच गया और मान लो 1,000 कॉपियां बची है, तो हमने सबका रिकॉर्ड किया होगा ना, हमने सबकी रिकॉर्डिंग की होगी, तभी तो मुझे पता लगा होगी हाँ भाई ये बात है, ठीक। तो हमें ये सारा कहाँ से पता लगता है, मैचिंग प्रिंसिपल से पता लगता है भाई। अब देखो अब ना हमारे पास तरीके होते हैं, क्या तरीके हैं, पिछले साल का स्टॉक था, ठीक है, और इस साल का स्टॉक है, तो हम पहले पिछले साल के स्टॉक को निकालेंगे या फिर इस साल के स्टॉक को पहले बेचेंगे, क्या करेंगे। हमारे पास क्या है कि मेथड होते हैं, एक होता है लीफो मेथड, दूसरा होता है फीफो मेथड, ये तुम आगे पढ़ोगे, ठीक है। तो लास्ट इन फर्स्ट आउट, जो पहले आया उसको मतलब जो बाद में आया ना उसको पहले निकाल दो। दूसरा फीफो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो पहले आया है, ठीक है, उसको पहले निकालो। ये मेथड है, ये बाद में बात आएगी तुम्हारी, ठीक है। मतलब तुम्हारे सिलेबस में अभी नहीं है, जब तुम फर्स्ट ईयर वगैरह में जाते हो तो उस टाइम वो सारी बात देखी जाती है, ठीक है। सुनो अगला मेरे पास है भाई डुअल एस्पेक्ट प्रिंसिपल, जिसको तुमने बहुत ज्यादा फॉलो किया है, ठीक है। डुअल एस्पेक्ट प्रिंसिपल क्या होता है, ठीक है भाई, किसी भी ट्रांसैक्शंस के दो एस्पेक्ट होते हैं, और वन इज डेबिट, दूसरा क्रेडिट, ठीक है। देखो कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल एवरी बिजनेस ट्रांसैक्शंस हैज टू एस्पेक्ट, डेबिट एंड क्रेडिट ऑफ इक्वल अमाउंट। भाई तुमने कभी देखा है कि डेबिट ज्यादा है क्रेडिट कम है, कभी देखा है, हमेशा दोनों बराबर किया ना हमने, ठीक है। जैसे मान लो मैंने मशीनरी परचेज करी, मशीनरी मेरे पास है 10,000 की, मैंने कैश में पेमेंट करी, तो मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ऐसा होता है, ठीक है। मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश। हमें सिंपल से ध्यान क्या रखने चलना है कि जो डुअल एस्पेक्ट प्रिंसिपल है ये हमें ये बताता है कि एवरी फाइनेंशियल और इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन हैज टू एस्पेक्ट, वन इज डेबिट एंड अनदर इज क्रेडिट। किसी भी पैसों से संबंधित ट्रांजैक्शंस के दो इफेक्ट होते हैं, एक मेरे पास डेबिट होता है, दूसरा क्रेडिट होता है, ठीक है। ये सारी बातें हैं भाई। इसके बाद में थोड़ा सा पढ़ लेना, देखो इसमें और क्या बोल रहा है, देखो कह रहे कि इन अदर वर्ड्स फॉर एवरी डेबिट देयर इज अ क्रेडिट ऑफ इक्वल अमाउंट। भाई अगर तुम्हारे पास ना ये लाइन लिखी हुई आ जाए कि फॉर एवरी डेबिट देयर इज अ क्रेडिट ऑफ इक्वल अमाउंट इन वन और मोर अकाउंट एंड वाइस वर्सा, ठीक है भाई। वाइस वर्सा का मतलब पता होगा सबको, ठीक है, उसका उल्टा, ठीक है। जैसे मान के चलो इसमें क्या बता रखा है, तो मैं ना सिंपल सी बात का ध्यान रखे चलने, अगर ये लाइन लिखी हुई आएगी ना, वो पूछेगा विच टाइप ऑफ प्रिंसिपल इज दिस, ठीक है। तुम्हारे पास प्रिंसिपल पूछ सकता है, वो लाइन लिख देगा तुमसे, बोलेगा बताओ कैसा प्रिंसिपल है, तो मैं टिक मारना है वहां जाके कि हाँ भाई ठीक है, हमें क्या पता लग रहा है, डुअल एस्पेक्ट प्रिंसिपल है, पता है। और तुम्हारे पास एमसीक्यू क्या बन सकते हैं, एमसीक्यू ऐसे बन सकते हैं कि ऐसा बोल दे वो, ठीक है, मार्केट प्राइस एंड कॉस्ट प्राइस विच एवर इज लोअर, ठीक है, विच टाइप ऑफ प्रिंसिपल इज दिस, ठीक है, ये तुम्हें पता होना चाहिए, ठीक है। मतलब कि प्रूडेंस प्रिंसिपल बोल सकते हैं या फिर प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेटिज्म बोल सकते हैं, ठीक है, या फिर कंजर्वेशन जो तुम्हारे पास है, ठीक। देखो कह रहे द सिस्टम ऑफ रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शंस बेस्ड ऑन दिस प्रिंसिपल इज कॉल्ड डबल एंट्री सिस्टम। भाई सुनो, तुम्हारे बुक के ऊपर लिखा है, सबकी जो तुम्हारे पास 11th की जो बुक है टीएस ग्रेवाल की, उस पर लिखा है ना डबल एंट्री सिस्टम। क्या इसका मतलब, मतलब कि एक मेरे पास जो है डेबिट होगा, दूसरा क्रेडिट होगा, ठीक है। डबल एंट्री सिस्टम यही होता है। डबल एंट्री सिस्टम का मतलब क्या है, एक अकाउंट तुम्हारा डेबिट होगा, दूसरा क्या होगा, क्रेडिट होगा, ठीक है। अब कह रहा है कि ड्यू टू दिस प्रिंसिपल द टू साइड ऑफ बैलेंस शीट आर ऑलवेज इक्वल। भाई इसी प्रिंसिपल के कारण से जो बैलेंस शीट है उसके असेट साइड और जो लायबिलिटी साइड है वो क्या दोनों इक्वल होते हैं, ठीक है। उसके बाद द फॉलोइंग अकाउंटिंग इक्वेशन विल ऑलवेज होल्ड गुड एट पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है। सुनो भाई सबको ये पता है, असेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। असेट होता है वो हमारे पास किसके बराबर होता है, लायबिलिटी प्लस कैपिटल के बराबर होता है। इसका एक एग्जांपल है, ठीक है। कह रही कि राम स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 1 लाख, कह रही कि इट इंक्रीज कैश इन असेट साइड एंड कैपिटल इन लायबिलिटी साइड बाई 1 लाख। भाई वही तो बात पड़ गई, ठीक है। ये बात तो पहले सबको आती होगी कि अकाउंटिंग इक्वेशन के अंदर अगर मैंने बिजनेस स्टार्ट किया है, ठीक है, मैंने लिखा कि राम स्टार्टेड बिजनेस विद कैश रुपीज 1 लाख, हम क्या करेंगे, कैश में 1 लाख रुपए जोड़ देंगे, कैपिटल में 1 लाख, दोनों तरफ बराबर आ गया, और लायबिलिटी कितनी है 0, ठीक है। ये सारी बातें भाई। अब कम टू नेक्स्ट पॉइंट, अगला मेरे पास है रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन कंसेप्ट है, ठीक है।
भाई समझो कि हमारे पास जो है रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन कंसेप्ट क्या बोलता है, कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट रेवेन्यू इज कंसिडर्ड एज ए रियलाइज्ड व्हेन ट्रांजैक्शन एंड हैज टेकन प्लेस एंड ऑब्लिगेशन टू रिसीव इट्स पेमेंट हैज बीन स्टेबलाइज्ड। सुनो, तुम्हें एक बात याद है, मैंने बोलता राम ने बोला कि तू मतलब कि तू मान ले मैं तेरे को पैसे दे दिए, या एग्जाम्पल याद है, ठीक है। राम मान लो कि मेरा दोस्त है, ठीक है, उसने मेरे पास से ना 100 कॉपियाँ खरीदी, ठीक है। वो बोला कि तू मान ले मैं तेरे को पैसे दे दिए, ठीक है। मैं क्यों मान लूँ, ऐसा होगा ना, ठीक है। बोला कि अबे मान लेना, ऐसी तो दोस्त नहीं है मेरा, मैं बिजनेस में दोस्त नहीं हूँ, ठीक है। तो बोला तू मान नहीं सकता, कह रहा नहीं दोस्ती तोड़ दी, मैं जा फिर भाड़ में जाता हूँ, ठीक है। ये चीज़ कर दी मैंने। तो भाई ये प्रिंसिपल वही है, ठीक है, जो मेरे पास ना रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन कंसेप्ट कह रहा है कि रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन कंसेप्ट ये बोलता है कि जब तक तुम्हारे पास ट्रांजैक्शंस एक्चुअल में ना हो जाए तुम एंट्री पास नहीं करोगे, ठीक है। देखो दूसरी चीज बताता हूं मैं तुम्हें, एक डेटर है, ठीक है। डेटर ने ना अपनी माँ कसम खा के बोली कि माँ कसम खा के बोल रहा हूँ मैं तेरे को अगले महीने पक्का 10,000 दे दूंगा, तू एंट्री कर दे। अभी नहीं, तू पहले पैसे दे फिर मैं एंट्री करूंगा, ठीक है। दूसरा मान लो कि एक कोई ऐसा है कि देखो जैसे मान लो मेरी अकाउंटिंग चल रही, ठीक है। तो मैंने क्या करा कि उसकी मान लो 4 महीने की मान लो फीस बाकी है, ठीक है। अब वो ना आया मेरे पास, कह रहा कि बात ऐसी है कि मैं ना जो तुम्हारी फीस बाकी ना वो मैं तुम्हें ना कल दे दूँगा, ठीक है। मैं भाई वो कह रहा कि आपने मुझे बिल दे दो, मैं बिल ऐसे नहीं दूंगा मैं, ठीक है। कह रही माँ कसम खा के बोल रहा हूँ बिल, मतलब कि मैं पैसे कल दे दूंगा, आप बिल दे दो। मैं तो माँ कसम खा कोई सी भी कसम खा, लेकिन यहाँ पे देखो क्या बात है भाई, पहले पैसे दे, उसी की बात तो होगा ना भाई। ये प्रॉमिस वगैरह की इन सबकी एंट्री नहीं होती अकाउंटिंग के अंदर। मैं बता ना ओनली फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन विल टेक प्लेस, सिर्फ जो पैसों से आने जाने की जो ट्रांजैक्शन होगी सिर्फ उस चीज की रिकॉर्डिंग की जाएगी, अदरवाइज रिकॉर्डिंग नहीं की जाएगी, ठीक है। देखो क्या बोला है, अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट रेवेन्यू इज कंसिडर्ड, रेवेन्यू को कब कंसिडर किया जाएगा, मतलब कब मान लिया जाएगा, एज रियलाइज्ड व्हेन ट्रांजैक्शंस and has taken place and obligation to receive its payment has been stabilized। भाई जो ऑब्लिगेशन है उसकी पेमेंट रिसीव करना ना ये मान लो स्टेबलाइज हो जाएगा, मतलब एक मान लो स्थापित हो जाएगा। मुझे लगा हाँ भाई अब मेरे हाथ में पैसे आ गए, अब ये स्थापित हो गया। मान लो राम ने ना, राम कह रहा है कि आप एक काम करो, मतलब कि जो उसकी फीस मान लो 15,000 है और देखो 5,000 ले लो, ठीक है। अब तुम क्या है कि पूरी 15,000 की एंट्री कर दो, मैं 5,000 तो दे दो पहले, मैंने छीन लिया 5,000, ठीक है। ये ले 5,000 का बिल, ठीक है। वो क्या बोलेगा कि भाई ठीक है, अच्छा तुमने इतने का बिल दे दिया मेरे को, तो मैंने भाई देख बात यहाँ पे कि तू जो करेगा वो कर, मुझे मतलब नहीं है। जब तू सारे पैसे देगा ना मैं तेरे को तभी जाके पूरा बिल दूंगा। भाई अकाउंटिंग में लिखना भी तो होता है ना कि ये जो मेरा जो बैड डेप्ट हुआ था वो रिकवर हो गया, उसी के बाद तो पेमेंट दूंगा। ये सारी बात समझ में आ रही है, ये सारी बात इसके अंदर होती है। एग्जाम्पल देख लो, देखो एग्जाम्पल करिए, निस्ता सोल्ड गुड्स इन फेब 2018 एंड गॉट इट्स पेमेंट इन अगस्त 2018। कह रहे कि रिकॉग्नाइज्ड ऑफ रेवेन्यू ऑफ दिस ट्रांजैक्शन इज फेब 2018। देखो इसकी जो रेवेन्यू की जो रिकॉग्नाइजेशन कब हुई है, 2018 में हुई है, ठीक है। क्या दैट मीन्स द डेट ऑफ सेल एज द लीगल ऑब्लिगेशन टू पे द पेमेंट हैज बीन स्टेबलाइज्ड ऑन द डेट। सुनो इसमें क्या हुआ है कि सिंपल सी बात है कि राधा ने, मान लो कि राधा है, ठीक है, उसने मेरे से सामान खरीदा तो उसने मुझे उस दिन पेमेंट कर दी, तो रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन की जो डेट है उसी दिन की है। मान लो आज तारीख कितनी है, 27 है, ठीक है। तो मान लो 27 तारीख है, तो आज की बात हो गई। अब ना मैं ऐसा बोल दूं कि राधा बोल रही है बात ऐसे, तुम बिल दे दो मेरे को, ठीक है, बिल दे दो और पेमेंट में परसों दे दूंगी। मैडम बात ऐसी, पहले पैसे दो उसके बाद बिल लेके जाओ, ठीक है। ये सारी बातें पड़ती है। अगला मेरे पास आता है भाई बेस ऑफ अकाउंटिंग, ठीक है। तो सुनो भाई, सुनो अब जो हमारे पास नेक्स्ट है वो है बेस ऑफ अकाउंटिंग है, ठीक है। पहले समझो भाई हमारे पास बेस ऑफ अकाउंटिंग का मतलब क्या है। देखो अकाउंटिंग का बेस क्या होता है, पैसा होता है, ठीक है। अब सुनो अकाउंटिंग का बेस है हमारे पास पैसों को रिकॉर्ड करना। अब देखो भाई हम जो बात करते हैं कह रहे दे आर टू बेस ऑफ असरटेनिंग प्रॉफिट और लॉस, ठीक है भाई। देखो प्रॉफिट और लॉस पता लगाने के 2 तरीके हैं। देखो एक बिजनेस ऐसा चलता है जिसमें सिर्फ कैश आता है, सिर्फ कैश का बिजनेस होगा। दूसरा ऐसा होता है कि सिर्फ क्रेडिट का बिजनेस होगा, ठीक है। वैसा कोई सा है नहीं ऐसा कि सिर्फ उधार में बेचेंगे, भाई वैसा नहीं बेचेंगे, ठीक है। एक मेरे पास होता है कैश का बिजनेस, दूसरा होता है कैश और उधार दोनों।
ऐसा होता है। तो भाई जो कैश का बिजनेस होता है उसको बोलते हैं कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग इन विच ओनली कैश ट्रांजैक्शंस और बैंक ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड। दूसरा मेरे पास एक्यूरल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है, सुनो तो पहले हम बात करते हैं जो कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग है उसके बारे में। कह रहा है कि जो कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग है, अंडर दिस सिस्टम अंडर दिस सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स ओनली व्हेन द रिसीप्ट और पेमेंट ऑफ कैश। ठीक है भाई, सिंपल सी बात क्या है कि अगर जो पेमेंट मेरे पास कैश में सिर्फ होती है ना भाई, कैश का मतलब जो ऑनलाइन बैंकिंग ट्रांजेक्शन है वो भी उसी में इंक्लूड हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि द इनकम इज कैलकुलेटेड एज द एक्सिस ऑफ एक्चुअल कैश रिसीप्ट। भाई देखो ओवर एक्चुअल, भाई जो ब्रैकेट वाला उसको छोड़ दो। ठीक है, ओवर एक्चुअल कैश पेमेंट। जो देखो जो मेरे पास कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग है, ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, प्रॉफिट कैसे पता लगाते हैं। प्रॉफिट पता लगाने का जो इसमें तरीका होता है, जितना एक्चुअल में कैश आया है, ठीक है, और जितना हमारा एक्चुअल में कैश में खर्चा हुआ है उसको माइनस करने के बाद जो पैसे बच जाते हैं, ठीक है, उसी चीज को हम क्या है रिकॉर्ड करते हैं और वही सिर्फ उसी कैश के बेस पे हम क्या प्रॉफिट पता लगाते हैं। देखो प्रॉफिट पता लगाने के दो तरीके हैं, एक मेरे पास कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग है, दूसरा है एक्यूरल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। तो कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग के अंदर क्या होता है, जितना कैश में खर्चा हुआ है वो और जितना कैश में इनकम आई है वो, इन दोनों का जो डिफरेंस होता है ना, ठीक है, उस डिफरेंस को देख के हम क्या है कि भाई प्रॉफिट या लॉस पता लगाते हैं। बात समझ आ रही है। उसके बाद अगला मेरे पास है कि भाई देखो जो अगला है एक्यूरल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग है, कह रहे कि अंडर दिस सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। पहले समझ लो कि इसके अंदर होता क्या भाई, इसमें ना कैश और बैंक मतलब कैश वाला उधार वाला दोनों को मिला के जितना इनकम आई है वो और जितना खर्चा हुआ वो, ठीक है, उसको माइनस करके फिर प्रॉफिट पता लगाते हैं। जैसे मान के चलो पिछला वाला है, पिछले वाले में क्या था कि जो कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग है उसमें सिर्फ कैश की ट्रांजेक्शन देखी जाती है, लेकिन जो मेरे पास एक्यूरल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग है, ठीक है, इसके अंदर क्या होता है कि कैश और क्रेडिट दोनों के दोनों देखे जाते हैं। करेंगे अंडर दिस सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस आर रिकॉर्डेड व्हेन दे आर रिकॉग्नाइज्ड, दैट मींस इनकम रिकॉग्नाइज्ड एज इनकम व्हेन इट्स अकर्ड। ठीक है भाई, देखो कह रहा है कि इसके अंदर ना जैसे ही ट्रांजेक्शन हो गए ना उसको रिकॉर्ड कर लेंगे, भले कैश में हो या फिर क्रेडिट में हो। बात समझ आ रही है, कैश हो क्रेडिट हो कोई मतलब नहीं है, लेकिन जैसे ही ट्रांजेक्शन हो गई उसको रिकॉर्ड कर देंगे। ठीक है, भले इस बंदे ने बोला कि पेमेंट बाद में दूंगा, किसी पर्सन ने बोला कि पेमेंट बाद में दूंगा, तो वो बात भी रिकॉर्ड कर ली जाती है, लेकिन अगर कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग है वो रिकॉर्ड नहीं करेगा। ठीक है, अब सुनो भाई, लेकिन ना एक बात ध्यान रख के चलना, ये जो कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग है पहले चलती थी, अब नहीं चलती। ठीक है, पहले क्या था कि तुम दुकानदार के पास जाओगे ना, वो बोलेगा भाई सिर्फ मैं उधार नहीं देता, सिर्फ कैश में करता हूँ। ठीक है, तो ऐसे दुकानदार क्या बंद हो गए अब। ठीक है, जो सिर्फ क्या है कि ऐसा करते थे कि सिर्फ कैश में सामान बेचेंगे, ऐसा दुकानदार बंद। लेकिन अभी कौन चल रहे हैं, जो उधार में देते हैं ना भाई वो चल रहे हैं, जो उधार वाले हैं वो सारे चल रहे हैं, जो नॉर्मल है ना जो मतलब कि सिर्फ कैश लेंगे वो भाई उनके तो तितलियां उड़ी हुई पड़ी है। ठीक है, तो देखो कह रहा है इरिस्पेक्टिव ऑफ फैक्ट वेदर कैश रिसीव्ड और नॉट, इसमें कह रहा है कि इस फैक्ट को इरिस्पेक्ट कर देंगे, मतलब कि इस फैक्ट को अनदेखा करते हुए कि कैश आया या नहीं आया, इसमें इनको रिकॉर्ड करते हैं। कह रहे कि सिमिलरली एक्सपेंसेस आर रिकॉर्डेड व्हेन दे आर इनकर्ड और बिकम ड्यू एंड नॉट व्हेन द कैश इज पेड फॉर देम। कह रहे कि एक्सपेंस भी तभी रिकॉर्ड कर लेंगे जब मेरे पास एक्सपेंस हो गया, ये नहीं कि जब हमने पेमेंट करी तभी रिकॉर्ड करेंगे, ऐसा नहीं करना। ठीक है, हम क्या करते हैं कि भाई पेमेंट जो है ना वो जैसे ही हमारा खर्चा हो गया, भले हमने पेमेंट करी चाहे ना करी, ठीक है, हमने पेमेंट करी हो या फिर पेमेंट ना करी हो उससे मतलब नहीं है। ठीक है, हमने क्या देखा खर्चा हो गया ना भाई साहब, तो मैं एंट्री कर दो इसकी अब। ठीक है, बिल को लगा दो यहाँ पे कि ये सारे बिल ऐसे हैं जिनकी पेमेंट करनी है। ठीक है, ये सारे बिल ऐसे जिनकी पेमेंट हो चुकी है, ये सारी बात। कह रहे कि अंडर दिस सिस्टम एक्सपेंसेस सच एज आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस, एक्रूड इनकम और रिसीव इन एडवांस आर आइडेंटिफाइड एंड टेकन इनटू अकाउंट। भाई इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग, ठीक है, जो मेरे पास एक्यूरल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग है, इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग जो भी तुम्हारे पास एडवांस में इनकम आई है, या तुमने ये मान के चलो कि जो एडवांस इनकम आई वो, ठीक है, और या फिर जैसे मान लो कि एक तो एडवांस इनकम आ गई या फिर जो इनकम रिसीव नहीं हुई है, ये सारे के सारे इसी प्रिंसिपल के अंदर फॉल करते हैं। ठीक है, अंडर फॉल करते हैं। अब इसका भाई थोड़ा डिफरेंस है, एक बार डिफरेंस ना हल्का सा देख लेना। ठीक है, कि डिफरेंस हमारे पास, चलो बता ही दे रहा हूँ क्या है डिफरेंस में। सुनो, बेसिस पहले कह रहा है कि रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांसैक्शंस। ठीक है,
जो एक्रुअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग है और जो कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग है, ठीक है। पहले कह रहे हैं कि रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस। एक्रुअल बेस के अंदर क्या होता है, कह रहे हैं कि बोथ कैश एंड क्रेडिट ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड। ये बात मैंने बताई थी कि एक्रुअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग के अंदर कैश ट्रांजैक्शन भी रिकॉर्ड करते हैं और जो क्रेडिट ट्रांजैक्शंस हैं उसको भी रिकॉर्ड करते हैं। लेकिन जो मेरे पास कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग है, ओनली कैश ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड। सिर्फ जो कैश की ट्रांजैक्शंस होगी सिर्फ वही रिकॉर्ड की जाएगी, अदरवाइज कोई सी भी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं की जाती, ठीक है। अगला कह रहे हैं कि प्रॉफिट और लॉस, ठीक है। प्रॉफिट लॉस के बारे में देखते हैं। कह रहे हैं कि प्रॉफिट और लॉस इज असर्टेन करेक्टली ड्यू टू कंप्लीट रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजैक्शंस। भाई सुनो, जितना प्रॉफिट हुआ है या फिर जितना लॉस हुआ है, ठीक है, ये सारा क्या एकदम करेक्ट पता लग जाता है। भाई करेक्ट क्यों पता लग जाता है, क्योंकि जितने भी ट्रांजैक्शंस हुई है उन सबका रिकॉर्ड किया है हमने। बस हमारी क्यों, देखो जो भी क्रेडिट में ट्रांजैक्शंस हुई है वो, जो कैश में ट्रांजैक्शन हुई है वो सारी क्या हमने रिकॉर्ड कर ली। लेकिन जो मेरे पास जो दूसरा है कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, उसमें प्रॉफिट और लॉस कैसे पता लगाते हैं। करेक्ट प्रॉफिट और लॉस इज नॉट असर्टेन। इसमें सही प्रॉफिट जो लॉस हुआ है इसको पता नहीं लगा पाते हम, ठीक है। कह रहे कि बिकॉज इट रिकॉर्ड्स ओनली कैश, क्योंकि ये सिर्फ कैश रिकॉर्ड करता है। जैसे मान के चलो मैं तुम्हें एक कंपनी के बदले दुकानदार है उसके बारे में बात करता हूँ, ठीक है। वो सामान बेचता है, उसने क्या है कि उसने उधार वाला ही बेचा, ठीक है, और कैश में ही बेचा, ठीक है। उधार बेचा और कैश में दोनों बेचा, लेकिन उसने सिर्फ अपना प्रॉफिट कैसे निकाला, उसने प्रॉफिट निकाला जितना कैश आया जितना कैश गया उसके हिसाब से निकाला उसने प्रॉफिट। तो उधार वाले तो बच गए, ठीक है। अब सुनो, सिर्फ अगर कैश में निकालेगा उसका प्रॉफिट सही निकलेगा या गलत निकलेगा, गलत निकलेगा ऑब्वियसली। देखो मैंने क्या बोला कि एक दुकानदार है, ठीक है। दुकानदार क्या उधार में भी सामान बेचता है और कैश में भी सामान बेचता है। तो अगर वो दोनों के अंदर सामान बेच रहा है, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या रखने वाली बात है, ध्यान में क्या रखने वाली बात है कि हमने देखा उधार बेच रहा है और कैश में बेच रहा है, लेकिन उसने जो अपना प्रॉफिट पता लगाया ना, वो कैसे प्रॉफिट पता लगाया भाई, उसने प्रॉफिट पता लगाया कितना पैसा आया है मेरे पास, ठीक है। खर्चा पे करने के बाद उसके बाद जितना पैसा कह रहा भाई बड़ा कम प्रॉफिट हुआ है इस बार तो, ठीक है। बाद में उसके पास उधार वाले पैसे आने लगे, बाद में क्या हुआ, जितने जो उधार वाले पैसे हैं वो उसके पास आने लग गए। अब क्या भाई, अब क्या बोलेगा, अरे यार ये तो प्रॉफिट गलत निकल गया था पहले, ये बोलेगा ना। सिंपल का समझना है, कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग के अंदर सही प्रॉफिट पता नहीं लगता, लेकिन जो एक्रुअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग है उसके अंदर क्या है, सही प्रॉफिट पता लग जाता है, ठीक है। ये बात समझ आ रही है। अब सुनो तीसरा कह रहे कि डिस्टिंक्शन बिटवीन कैपिटल एंड रेवेन्यू। अब सुनो, जो कैपिटल है और रेवेन्यू, ठीक है भाई, कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल इनकम, रेवेन्यू इनकम, ये बात पता लग रही है ना। रिकरिंग नॉन रिकरिंग याद है, गुल वीडियो देख लेना, कुट जाओगे ना आपके। सुनो भाई, हमारे पास क्या है कि डिस्टिंक्शन बिटवीन कैपिटल एंड रेवेन्यू। पहला मेरे पास जो है एक्रुअल बेसिस कह रहे कि दिस मेथड मेक्स अ डिस्टिंक्शन बिटवीन कैपिटल एंड रेवेन्यू आइटम, ठीक है। ये क्या है कि कौन कौन से मेरे पास आइटम कैपिटल नेचर के हैं, कौन कौन से रेवेन्यू नेचर के हैं, वो सारे पता लग जाते हैं, ठीक है। दूसरा है जो मेरे पास, दिस मेथड डज नॉट मेक डिस्टिंक्शन बिटवीन कैपिटल एंड रेवेन्यू, सिंपल रेवेन्यू नेचर। सिंपल सी बात का ध्यान रख के चलनी है कि भाई जो मेरे पास एक्रुअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग है वो जो मेरे पास कौन कौन से एक्सपेंस या फिर कौन कौन से इनकम कैपिटल के नेचर का है और कौन कौन सी रेवेन्यू के नेचर का है, ठीक है। इसको वो क्या है कि आराम से पता लगा पाता है, ठीक है। लेकिन जो मेरे पास क्या है कि कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग है, कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग के अंदर क्या है, वो पता नहीं लगा पाता कि कौन कौन से खर्चे मेरे पास क्या बोलते हैं कैपिटल नेचर के और कौन कौन से रेवेन्यू नेचर के, ठीक है, वो पता नहीं लगा पाता है। अगला कह रहे हैं कि लीगल पोजीशन, भाई लीगल रूप से किन किन को स्वीकार किया जाता है, ठीक है। कह रहे कि दिस बेसिस इज रिकॉग्नाइज्ड अंडर कंपनीज एक्ट, ठीक है। देखो भाई लीगल जो मेरे पास है ना, वो कौन कौन से, देखो मतलब कि लीगल वे में किसको एक्सेप्ट किया जाता है, वो जो मेरे पास एक्रुअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग है ना, इसको कंपनी एक्ट सपोर्ट करता है। कंपनी एक्ट में बोल रखा है कि भाई एक्रुअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग इज बेस्ट, ठीक है। लेकिन लोग क्या करते हैं, भाई हम तो कैश में बेचेंगे, तुम्हें हमसे सामान खरीदना खरीदो वरना मत खरीदो। अच्छा देखो, तुम जरा खुद सोचो, मान लो अगर तुम ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करते हो, ठीक है, पता है हम सबसे ज्यादा बिलीव किस पे करते हैं, कैश ऑन डिलीवरी, ठीक है। पहले सामान दे के जाओ फिर पेमेंट दूंगा, ठीक है। ऑनलाइन कर दी ना, ये मान लो डर रहे होते हैं, ठीक है। हाँ लेकिन पड़ोसी के पैसे हैं, अबे ऑनलाइन बेस्ट है, दिखा ऑनलाइन पेमेंट कर देते हो, ये चीजें होती हैं, ठीक है। तो देखो जो हमारे पास क्या है कि जो हमारे पास एक्रुअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग है, ठीक है,
उसके अंदर क्या होता है, एक्चुअल बेस के अंदर वो कंपनीज एक्ट उसको सपोर्ट करता है। उसको किसने रिकॉग्नाइज किया है, कंपनीज एक्ट ने। भाई कंपनीज एक्ट कौन सा है, 2013 बोला था मैंने, ठीक है। कंपनीज एक्ट कौन सा है, 2013 है। अच्छा, एक ऐसी कंपनी जो प्रॉफिट के पर्पज से नहीं बनी होती है, क्या बोलते हैं उसको, मैंने बताया था। ऐसी कंपनी जो प्रॉफिट के पर्पज से, अरे बिजनेस तो पढ़ाई थी भाई, सेक्शन 8 अनुच्छेद 8 पढ़ाया था मैंने, ठीक है। सेक्शन 8 कंपनी पढ़ाई थी, थोड़ा पढ़ लेना, बिजनेस फेल हो जाओगे बिना बात में। सुनो, कह रहे कि दिस, जो मेरे पास तो कैश बेसिस है, कह रहे कि दिस बेसिस इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड अंडर कंपनीज एक्ट। भाई जो कंपनीज एक्ट है वो इसको प्रमोट नहीं करता, वो इसको रिकॉग्नाइज नहीं करता, ठीक है। किसको, कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग को, ठीक है। अगला भाई मेरे पास है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, मतलब कि कंसेप्ट एंड ऑब्जेक्टिव, ठीक। तो अब थोड़ी देर में देखते हैं अभी।